हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ विद अभिषेक मिश्रा चैनल। और काफ़ी दिनों तक मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था बिकॉज़ मैं कुछ ज़रूरी वर्क में फंसा हुआ था। नाउ अब जो इस चैनल पे लगातार वीडियोस आपको अपडेट होती रहेगी, और इस चैनल के थ्रू मैं क्लास 11th और 12th के ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको इस चैनल के थ्रू सारे कंटेंट और आप जो एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको ईजिली डील कर सकते हैं। बस आपको इस टॉपिक के साथ बने रहना होगा, इस चैनल के साथ आपको बने रहना होगा। इसके साथ ही मैं आपको पहले अपने इसके बारे में बता देता कि इसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, कि कैसे हम इस सिलेबस को क्लास 11th और 12th दोनों के लिए जो फंडामेंटल सेम होंगे कि हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं टॉपिक्स को के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जो होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं, हिस्ट्री में 8 मार्क्स के होते हैं और ज्योग्राफी में 5 मार्क्स के होते हैं, एंड फॉर बोथ क्लासेज 11th और क्लास 12। सो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट हैविंग clearing having cleared of the basic concept, so you can't do the जो questions हैं 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स के questions, तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस वीडियो सीरीज़ में बिफोर एग्जामिनेशन हम पहले क्या करेंगे, वन लाइनर या वन शॉट के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वन लाइनर और वन शॉट से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हैं, बट जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं आपको बीच बीच में हिंट करता रहूँगा। सो हम ये दोनों ही तरीके से पूरे टॉपिक को क्लास 11th 12th के जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि एमसीक्यू वन शॉट जो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम में आते हैं और लास्ट टाइम में वन शॉट के भरोसे आते हैं कि हम उससे एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। बच्चे, आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर सकते हो, बट आप एक अच्छे मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि वन शॉट की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, वो आप जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आइदर इट इज़ इन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सो यू कांट डील विद दैट। आप उस वन शॉट और वन लाइनर के साथ उसको डील नहीं कर सकते। इसलिए जो मेरा पहला फोकस होगा, जो भी वीडियो सीरीज आएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फॉर क्लास 11th और 12th, पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगा, एंड देन बिफोर एग्जामिनेशन वन शॉट और वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। सो आज जो इस वीडियो में हम जो शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं वो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में आ चुके होंगे उनको पता है कि क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं, बुक वन एंड बुक टू। बुक वन जो है, अच्छा, कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि बुक वन सीबीएसई या एनसीईआरटी कहता है कि बुक वन है और बुक टू है। सो आप अपनी मर्जी से किसी को भी बुक वन ले सकते हैं, बट मैं बुक वन जो कंसिडर करता हूँ हिंदी में। और इस चैनल के थ्रू मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा, और उनके टॉपिक्स को इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम में दोनों में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी कभी कभार नाइंसाफ़ी देखी गई है कि उनके साथ उनके नोट्स अवेलेबल नहीं होते। सो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ में करवाऊंगा, और आज जो हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। सो बुक वन है, बुक वन को हिंदी में वैश्विक राजनीति या समकालीन वैश्विक राजनीति के नाम से बुक है, या विश्व राजनीति भी कह सकते हैं। बुक वन है, और जिसमें आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है, कौन कौन से कंट्रीज और क्या है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। और बुक टू जो है, वो बुक टू में एक उसका हिंदी में नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। मतलब जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद देश की पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये दो बुक्स हैं, और सबसे पहले मैं बुक वन से स्टार्ट करूंगा कि बुक वन में, और बुक वन में भी सबसे पहले हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे। सो एक सेपरेट वीडियो में आपको सिलेबस के ऊपर भी मैं आपको कुछ
जो सिलेबस को कैसे डील करना है सबसे, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कभी और बनाऊंगा। सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक वन, और बुक वन में जो बुक वन का नाम है समकालीन वैश्विक विश्व राजनीति, और उसका जो चैप्टर नंबर वन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। सो स्टूडेंट्स, आप इस क्या कर सकते हैं, आप जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो आप उसी दौरान स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप इसको कम प्ले पर भी आप इसको स्पीड कम करके भी आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँ, बट अभी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम होगा, इसमें लगेगा। सो मैं आप जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर वन, दो ध्रुवीयता का अंत। इंग्लिश में से द एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड भी कहते हैं। सो इस चैप्टर को समझने के से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में समझना होगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में। सो बेसिकली जो दो ध्रुव है, इसके बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड है 1939 टू 1945। आप बच्चों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 के बीच में हुआ था, और जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो उसके बाद दुनिया में केवल टू सुपर पावर कंट्रीज रहीं। टू सुपर पावर कंट्रीज का मतलब दो महाशक्तिशाली देश बचे, और उसमें से एक था यूएसए अमेरिका जिसे कहते हैं, और दूसरा था यूएसएसआर जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो यही दोनों कंट्रीज थे जो पावरफुल कंट्रीज थे, और इन दोनों के बीच में एक अलग से ही वॉर स्टार्ट हो गया, और उस वॉर को कहते हैं कोल्ड वॉर। उसको कहते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। इसको हिंदी में नाम है इसका शीत युद्ध। इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दो सुपर पावर कंट्रीज बची थी, तो इन दोनों के बीच में अपने आप को सुपीरियर, कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसको दिखाने के लिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साइकोलॉजिकल गेम और बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। इनके बीच में एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाती है जिसमें लगता तो है कि ये दोनों दुश्मन एक दूसरे पर अटैक कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, और हमेशा सिचुएशन टेंस बनी रहती है कि कब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देंगे। तो 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और यूएसएसआर, जिसे मैं हिंदी में सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ के बीच में एक नया वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद इन दोनों सुपर पावर कंट्री के बीच में 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध शुरू हो गया। और शीत युद्ध एक ऐसा ही सिचुएशन है जिसमें दोनों देश, जो अमेरिका और सोवियत संघ थे, दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई, झगड़ा था बहुत। एक दूसरे को ये नीचा दिखाने और एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वॉर को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका नाम कोल्ड इसलिए है क्योंकि ये कभी सिचुएशन थी कि वॉर हो जाएगी, बट एक्चुअली में ये वॉर नहीं होता। सो जब एक्चुअल में अगर ये वॉर हो जाता तो इसे शायद हॉट वॉर के नाम से भी जानते। अ, लेकिन अभी से कोल्ड वॉर के नाम से कि हाँ ठीक है युद्ध हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। तो जस्ट लाइक द सिचुएशन की शीत युद्ध ऐसा था। तो क्योंकि दोनों 1945 से लेकर 1991 तक यही दोनों देश सुपर पावर कंट्रीज थे पूरी दुनिया में, यही इन्हीं की पॉलिटिक्स डोमिनेट करती थी। सो इसलिए इन दो महाशक्तिशाली देशों को दो ध्रुव के नाम से भी कहते हैं। दो ध्रुव का मतलब है कि जैसे आप जानते होंगे कि टू पोलर्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसी रिगार्डिंग में कि ये दो ध्रुव हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में दो ध्रुव या टू सुपर पावर कंट्रीज को ही दो ध्रुव माना गया। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1945 से अब बेसिकली 1970 के बाद से धीरे धीरे दोनों में से यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी एंड जो उसकी पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगी, खराब होने लगी। और 1991 तक आते आते सोवियत संघ बहुत वीक हो गया, और जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो इस चैप्टर में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन हो गया, और सोवियत संघ के इसी विघटन के कारण, इसी डिसइंटीग्रेशन के कारण दो सुपर पावर कंट्री में एक सुपर पावर कंट्री
कोलैप्स कर जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। और सोवियत संघ का जो विघटन होता है, विघटन का मतलब ये टूट जाता है, 15 न्यू कंट्रीज में डिवाइडेड हो जाता है। ये कैसे होता है ये आप आगे देखेंगे। तो ये टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, और दोनों सुपर पावर में, दो सुपर पावर मतलब जो दो ध्रुव थे, इन दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का अंत हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है दो ध्रुवीयता का अंत। और पूरी दुनिया में केवल एक ही ध्रुव, एक ही सुपर पावर कंट्री बचता है, विच वॉज द यूएसए और अमेरिका। सो यही है चैप्टर की जो बेसिक इस चैप्टर का नाम है। और अब हम इस चैप्टर में जाएंगे कि इस चैप्टर में जो यूएसएसआर सोवियत संघ था, उसके क्या फीचर्स थे, सोवियत संघ का क्या सिस्टम था, कैसे वीक हुआ, क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से सोवियत संघ टूटा। सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है, दो ध्रुवीयता का अंत दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ में से एक सोवियत संघ के विघटन को दर्शाता है। मतलब ये कि दो ध्रुव में से दो ध्रुवीयता का अंत मतलब दो ध्रुव कौन है, दो महाशक्तिशाली देशों को कह रहे हैं जो कि अमेरिका और सोवियत संघ है। और इन दोनों में से कौन टूट जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है। इसलिए और जब सोवियत संघ का विघटित हो जाता है, टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, तो दोनों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, वो उस झगड़े का भी, और उस झगड़े को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, वो झगड़ा भी खत्म हो जाता है। और सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो जाता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, और इसके साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। और ये शीत युद्ध किस किस के बीच में चल रहा था, सोवियत संघ, और सोवियत संघ को इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं, और हिंदी में सोवियत यूनियन, और हिंदी में सोवियत संघ, और अगेन इंग्लिश में सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। और यूएसए आप जानते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शीत युद्ध भी समाप्त हो गए इन दोनों के बीच में। शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में बर्लिन की दीवार। अब ये बर्लिन की दीवार क्या है, एक्चुअली जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर में इन दोनों ने पूरी दुनिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्योंकि इन दोनों के बीच में वॉर बहुत सारी चीज़ों को लेकर था। और जो शीत युद्ध जो था, जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध किसके बीच में था, अब आपको पता चल गया होगा। शीत युद्ध यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में था। इन दोनों के बीच में ये जो वॉर था, ये वॉर का दो फंडामेंटल रीजंस थे जिनकी वजह से ये वॉर था। एक तो आइडियोलॉजिकल वॉर था, जिसे कहते हैं वैचारिक युद्ध। इन दोनों के बीच वैचारिक युद्ध, वैचारिक डिफरेंस था। वैचारिक का मतलब ये दोनों के विचार अलग अलग थे, अमेरिका के विचार अलग थे, यूएसएसआर सोवियत संघ के विचार अलग थे। जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद की विचारधारा को फॉलो करता था, और जो अमेरिका है वो कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है, पूंजीवाद। और ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, साम्यवाद और पूंजीवाद। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि साम्यवाद और पूंजीवाद का क्या विचार है। बट बेसिक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि साम्यवाद में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होता है और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं होती, यहाँ पे सारी संपत्ति पर सरकार का कंट्रोल होता है। लेकिन पूंजीवाद की जो सिस्टम है, उसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती मार्केट में, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये जो दोनों आइडियोलॉजी है, दोनों में बहुत मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों ही ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो इन दोनों ही विचारधाराओं को लेकर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में पहले से ही झगड़ा था। बट फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों साथ में आ गए थे। और क्योंकि ये दोनों साथ में इसलिए आ गए थे क्योंकि जापान और जर्मनी के अगेंस्ट इन दोनों को वॉर करना था, तो ये दोनों साथ में आ गए थे। बट इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, विचार का डिफरेंस था। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था विचारों को लेकर, क्योंकि यूएसए किसको फॉलो कर रहा था, पूंजीवाद को, यूएसएसआर फॉलो कर रहा था साम्यवाद को। तो इस विचार को लेकर जो झगड़ा था, वो अब शीत युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और इसी विचार के आधार पे इन्होंने पूरी दुनिया को शीत युद्ध के दौरान, जो कि टाइम पीरियड है, इसी विचार के आधार पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में विचारों की लड़ाई शीत युद्ध में मतलब 45 से लेकर 1991 तक काफ़ी बढ़ गई थी। तो इन दोनों ने पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पूरी दुनिया का मतलब यहाँ पर यह है कि स्पेसिफिकली यूरोप को दो ब्लॉक्स में इन्होंने, दो गुटों में डिवाइड कर दिया। एक तो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप, और दूसरा था
पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, इन दोनों में ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि यूरोप को डायरेक्शन, पूर्वी यूरोप को लीड कर रहा था रूस, यूएसएसआर लीड कर रहा था, और जो पश्चिमी यूरोप को लीड कर रहा था वो यूएसए लीड कर रहा था। और ऑफकोर्स आपको पता चल ही गया होगा कि पूर्वी यूरोप को अगर यूएसएसआर लीड कर रहा है, दैट मीन्स जितने भी ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप के कंट्रीज हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे? साम्यवाद को फॉलो कर रहे होंगे। और जो पश्चिमी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी यूरोप का लीडर था यूएसए था, और इस यूएसए, जब यूएसए पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, और ये सारे यूएसए के लीडरशिप में थे। और ऑफ कोर्स ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे? कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर है? सो इन यूरोप को दो पार्ट्स में बांटने के लिए जो इन्होंने एक वॉल बनाई थी, और वो वॉल जर्मनी के बर्लिन कैपिटल से होकर जाती थी, और इसे ही बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बर्लिन में एक वॉल बनाई थी जर्मनी में, और ये जर्मनी को ही, मतलब अगर ये पूरा यूरोप है तो जर्मनी यहाँ पर है, और जर्मनी को दो पार्ट्स में, मतलब जर्मनी एज वेल एज पूरे यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में ये वॉल बनाई है। ये वॉल जर्मनी के बर्लिन कैपिटल से होकर जाती है, जो कि बर्लिन को भी वेस्ट बर्लिन और ईस्ट जब बर्लिन में डिवाइड करती है, और एज वेल एज यूरोप को भी वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप में डिवाइड करती है। थोड़ा ध्यान से सुनना आप इसको, बात आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं। सो बर्लिन को जब इन्होंने बर्लिन में जो वॉल बनाई, और ये वॉल बनाई थी 1961 में, तो बर्लिन की वॉल जो है वो शीत युद्ध का एक सिंबल बन गया, कि शीत युद्ध का जो था एक पीक पॉइंट बन गया, कि इसने पूरे यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बट यही बर्लिन की वॉल 9 नवंबर 1989 को लोगों ने तोड़ दिया, जो शीत युद्ध के अंत का भी प्रतीक बना। सो द पॉइंट इज कि बर्लिन की जब वॉल बनी, और बर्लिन की ये वॉल जर्मनी में बनी, क्योंकि बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जिसने इसी बर्लिन की वॉल ने यूरोप को, पश्चिम यूरोप और पूर्वी यूरोप में बांटा था, और ये शीत युद्ध का हाईएस्ट पॉइंट था। तो जब इस वॉल को तोड़ दिया गया 9 नवंबर 1989 को, लोगों ने ही तोड़ा था, तो ये माना गया कि नाउ अब जो शीत युद्ध है उसका अंत नज़दीक है। और देख रहे हैं आप, 1989 में बर्लिन की वॉल को तोड़ा गया, और 1991 में शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है। रीज़न ये कि शीत युद्ध का अंत का बड़ा रीज़न ये था कि भाई सोवियत संघ अब उतना पावरफुल नहीं रहा, और सोवियत संघ खुद 15 कंट्रीज में टूट गया। सो भाई उसके पास अब खुद पावर नहीं रही, दो सुपर पावर में एक सुपर पावर गया, सो बचा एक ही सुपर पावर, तो अब शीत युद्ध और लड़ाई झगड़े का तो कोई चांस ही नहीं था। सो 1991 में शीत युद्ध अंत हो गया। सो यहाँ से आज टॉपिक हमारा ये स्टार्ट होता है कि सोवियत प्रणाली क्या था, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो 1917 में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछ लेगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोवियत जो संघ था, जो सोवियत संघ जो यूएसएसआर के नाम से जानते हैं हम, उसमें ये सोवियत यूएसएसआर में जो सिस्टम था वो क्या था, कैसे फंक्शन करता था, कब सोवियत संघ की स्थापना हुई। सो बेसिकली जब 1971 में रूसी बोल्शेविक क्रांति होती है, अब आपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन अगेंस्ट जार। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है, और उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ की स्थापना होती है, एंड यही यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी है, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ। सो यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ये इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक है। सोवियत संघ में जब समाजवाद की स्थापना होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि साम्यवाद की विचारधारा के बारे में बताया। साम्यवाद और समाजवाद अभी आप एक ही मान सकते हैं। जो साम्यवाद है में जो बिलीव किया जाता है, समाजवाद में भी वही बिलीव किया जाता है। आप मोटा मोटी दोनों को एक ही मान सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट अभी आप समाजवाद और साम्यवाद दोनों को एक ही मानिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होती है, अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार ही डिसाइड करती है कि कौन सी फैक्ट्रीज लगेंगी, कहाँ लगेंगी, कौन सी फैक्ट्रीज कितना प्रोडक्शन करेंगी। तो ये सारी चीज़ जो है वो सरकार ही डिसाइड करती है। सो
ये लेकिन पूंजीवाद में इसका उल्टा होता है। सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सोवियत संघ में जब समाजवाद की स्थापना होती है तो वो अपना उद्देश्य निर्धारित करता है। सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए हम निजी संपत्ति को समाप्त कर देंगे। निजी संपत्ति को समाप्त करके राज्य द्वारा नियंत्रित और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित केंद्रीकृत योजना की प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा गया। सो द थिंग इज कि सोवियत प्रणाली किसे कहा गया? तो सोवियत प्रणाली इसलिए उसे कहा गया, सोवियत प्रणाली में क्या हुआ, सोवियत प्रणाली में क्या क्या हुआ। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये फुल जो स्टेटमेंट है, आप इसको ब्रेक करके अगर पढ़ेंगे तो आप एक स्टेटमेंट बना लेंगे। सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली क्या है? जहाँ पे सोवियत संघ में किसकी स्थापना हुई? समाजवाद की स्थापना हुई। और किसकी स्थापना हुई? सोवियत प्रणाली क्या है? तो सोवियत प्रणाली वो है जिसमें समाजवाद की स्थापना हुई। समतामूलक समाज बनाने के लिए निजी संपत्ति को समाप्त किया गया, करेक्ट है। प्लस राज्य द्वारा नियंत्रित और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित केंद्रीकृत योजना बनाई गई और इसी को सोवियत प्रणाली कहा गया। तो रिपीट कर रहे हैं, सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली समाजवाद की स्थापना। सोवियत प्रणाली में क्या किया गया? सोवियत प्रणाली के तहत तहत सोवियत संघ में, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे कि सोवियत प्रणाली के तहत सोवियत संघ में क्या किया गया? समाजवाद की स्थापना की गई, पहला। प्लस समतामूलक समाज की स्थापना। समतामूलक मतलब समाज में कोई गरीब अमीर नहीं होगा। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए क्या किया गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड कर दिया गया। प्लस राज्य द्वारा नियंत्रित, राज्य द्वारा नियंत्रित अभी थोड़ी देर पहले बताया, अर्थव्यवस्था पे सरकार का कंट्रोल होता है। सरकार डिसाइड करती है कि कैसे, कौन सी फैक्ट्रीज कब और कहाँ लगेंगी। तो राज्य द्वारा नियंत्रित और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से आ गई? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। जो बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, उसको करने वाली वहाँ की रूसी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसलिए उसे, और उस पार्टी का नाम बोल्शेविक था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नाम बोल्शेविक था और क्रांति उन्होंने की, इसलिए उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना गया। सो सोवियत प्रणाली में समाजवाद की स्थापना करना, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए निजी संपत्ति को समाप्त कर देना तथा राज्य द्वारा नियंत्रित और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित, निर्देशन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सी योजना बना के कैसे लोगों का डेवलपमेंट करना है। और यही तीन को जब हम जोड़ देंगे, स्टेटमेंट को जोड़ देंगे, तो इट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सोवियत प्रणाली। और सोवियत प्रणाली की स्थापना कहाँ होती है? सोवियत संघ में। सो आप इसको ब्रेक करके ऐसे ही, क्योंकि किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, सो आपको क्या करना है कि आपको ईच एंड एवरी जो पॉइंट्स हैं, जो आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरे स्टेटमेंट में मेन वर्ड्स को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, जैसे मैंने सेपरेट किया। और जब आप इनको प्लस कर देंगे आपस में, एंड और लगा के जब जोड़ देंगे, सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द सोवियत प्रणाली। सो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम लोग सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं, तो आज हम यहाँ तक करेंगे सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता। और ये विशेषता कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पता ही है सोवियत प्रणाली में कौन सी विचारधारा को फॉलो किया गया था? साम्यवाद की विचारधारा। साम्यवाद बोलो, समाजवाद बोलो, दोनों फिलहाल अभी एक ही है, तो इन्हीं विचारधारा को फॉलो किया गया। तो साम्यवाद और समाजवाद में कौन कौन से और विचारों को फॉलो किया जाता है, इसी के बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो ये क्या बन जाएगा? सोवियत प्रणाली की विशेषता। और क्लैरिटी के लिए भी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं। सो क्या किया गया? सोवियत सोवियत व्यवस्था में ने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि सोवियत प्रणाली साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित था, इसलिए सोवियत प्रणाली या व्यवस्था, प्रणाली को भी व्यवस्था ही कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में दोनों के लिए सेम ही वर्ड है, सिस्टम। सो सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था ने किसका विरोध किया? पूंजीवाद का विरोध किया। और ये आपको पता ही है, क्योंकि सोवियत प्रणाली कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहा था? साम्यवाद को फॉलो कर रहा था। और साम्यवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं करता और पूंजीवाद निजी संपत्ति में बिलीव करता है। विरोध किया। और सोवियत, क्योंकि जब हम पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें समाज इक्वल बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन साम्यवाद में ये बिलीव किया जाता है कि जब राज्य सब कुछ डिसाइड करेगा, राज्य
अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा तो समता मूलक या समतावादी समाज की स्थापना होगी। ठीक है, तो सोवियत व्यवस्था ने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया और समतावादी समाज की स्थापना के लिए समाजवादी विचार, और ये वही समाजवादी विचार है जिससे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, साम्यवाद भी बोलेंगे, इसको लागू करने का प्रयास किया। कहाँ किया प्रयास लागू करने का? यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? सोवियत व्यवस्था में क्या किया गया? नियोजित अर्थव्यवस्था की रणनीति अपनाई। नियोजित का मतलब होता है इंग्लिश में प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। और आप जानते ही हैं कि साम्यवाद में अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। तो प्लान कौन करेगी? सरकार करेगी। तो सरकार जब योजना बनाकर अर्थव्यवस्था की रणनीति अपनाती है, उसे ही कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था की रणनीति। और आपको पता ही है, सोवियत संघ में साम्यवाद या समाजवाद की विचारधारा को फॉलो किया जा रहा था, और जो साम्यवाद या समाजवाद को फॉलो करता है, उस विचारधारा के अनुसार सरकार ही अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करती है। और जब सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करती है तो सरकार ही अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्लानिंग करती है। और इसलिए सोवियत व्यवस्था में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी थी, उसने नियोजित अर्थव्यवस्था की रणनीति अपनाई, और यही दूसरी विशेषता है सोवियत प्रणाली की। देखिए लिखा भी, अर्थात अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। तीसरा पॉइंट, सोवियत प्रणाली में एक राजनीतिक दल जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, का सभी संस्थानों पर प्रभुत्व था। यहाँ पे सभी संस्थानों का मतलब ये है कि भाई किसी भी देश की सरकार में कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है, यही होता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकार के। इन सभी पर किसका नियंत्रण था? एक ही पार्टी का। मतलब एक ही पार्टी रूल करी थी, एक ही पार्टी के मेंबर्स हर जगह थे, कार्यपालिका में भी थे, विधायिका में भी थे और न्यायपालिका में भी थे। यही आगे चलकर, आप ध्यान रखिएगा, यही आगे चलकर सोवियत संघ के कमजोर होने का कारण भी बना। हम कैसे बना आगे चल के, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि सोवियत व्यवस्था में साम्यवाद या समाजवाद के विचार को फॉलो किया जा रहा था, इसलिए वहां पे कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी। और संपत्ति पर किसका नियंत्रण होता था? राज्य का। क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि साम्यवाद को फॉलो करो या समाजवाद को फॉलो करो, उसमें निजी संपत्ति नहीं होती, अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ही निर्णय लेती है कि अर्थव्यवस्था में कौन से उत्पादन होंगे, किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। सो बार-बार मैं इस पॉइंट पे बहुत एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप ध्यान ध्यान रखेंगे, और ये सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएँ हैं? उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। उत्पादन का मतलब अर्थव्यवस्था में फैक्ट्रीज़ लगती हैं, फैक्ट्रीज़ अलग-अलग आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो कौन-सी वस्तु का उत्पादन कब होगा, कैसे होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये भी कौन डिसाइड करता था सोवियत संघ में? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। क्योंकि कौन-सी विचारधारा को फॉलो कर रही थी? साम्यवाद। और साम्यवाद में अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है? राज्य। राज्य का मतलब सरकार का नियंत्रण होता है। ये ध्यान रखना, ये भी एक विशेषता थी सोवियत प्रणाली की। सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ये सब प्रदान भी कौन करता है? सरकार ही प्रदान करती है। और सोवियत संघ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, क्योंकि सब कुछ सरकार ही प्रोवाइड कर रही थी, तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है सोवियत संघ की। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं ये कंप्लीट कराऊंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं इसको अलग अलग वीडियो सीरीज में मैं करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये पूरा करूंगा। ठीक है? सो आप लोग इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सके, वो अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से एस कर सकें। थैंक यू।